औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्कोर या कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। जी स्कोर और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद हम लेक्चर पे जो है ना वो आएंगे। तो मैं वैसे आपको ये क्लिप बोर्ड पे पहले समझा देता हूँ कि जी स्कोर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद हम इस पे आते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा मसला होता है। और भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जवाब आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक में देना है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि भाई इमरान खान अच्छा है या फिर नवाज शरीफ अच्छा है या जरदारी जो है ना वो अच्छा है, गवर्नमेंट किसकी अच्छी है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि इमरान खान की अच्छी है। वो आपसे पूछेंगे कैसे, तो कैसे का जवाब आपने देना होगा। और कैसे का जवाब ये है कि आया करप्शन पे वो काम कर रहे हैं, करप्शन फ्री कर रहे हैं, मुल्क को इकानमी बढ़ा रहे हैं, रोजगार के मौके फराम कर रहे हैं, हाँ, या फिर वो बुरी है तो महंगाई बढ़ रही है, फला चीज़ बढ़ रही है, तो लिहाजा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी थी। तो इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक बता के आपने फिर उनको समझाना होता है। तो इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई पूछे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखने हैं कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि डेटा के बारे में कौन सा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इट इज बेल शेप, इट इज बेल शेप, यानी जब आप इसको वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो इस तरह बेल शेप बनाएगा। हाँ, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी हाइट, वेट जो नेचुरल स्केल पर कंटिन्यूअस हो, डेसिमल जिसमें आ रहा हो, तो ये डेसिमल वेरिएबल की जो डेटा होता है वो ज्यादातर कंटिन्यूअस वेरिएबल से हासिल किया गया होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल पे। इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि 50% डेटा जो है ना वो इस साइड पे होगा, 50% वैल्यू, और 50% वैल्यू जो है ना वो इस साइड पे होंगे, तो इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। इट इज एसिम्प्टोटिक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो इट इज एसिम्प्टोटिक। सिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये जो बेल शेप्ड हैं ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसको एसिम्प्टोटिक कहते हैं। प्रोबेबिलिटी है ना, अगर टच कर लिया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, गेसिंग है ये, तो ये एसिम्प्टोटिक होता है। और कैरेक्टरिस्टिक 4 ये हो गए। फिर ये है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन, मीडियन, मोड दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं, इसी पोजीशन पे। यहाँ पर मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। अच्छा जी, कितने हो गए? 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। It is asymptotic, it is symmetrical, it is continuous, it is bell-shaped. Area under the curve is equal to 1. Area under the curve is equal to 1. तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया ये 1 या 100% के बराबर होता है, टोटल एरिया।
ठीक है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100% हो गया। अच्छा, it is determined by two parameter. It is determined by two parameter. कौन से? सिग्मा एंड म्यू। म्यू और सिग्मा ये दो पैरामीटर होते हैं जिसके आप इसको मालूम कर सकते हो फार्मूला अप्लाई करके। तो किस तरह से ये आपको समझ में आया, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि ये बेल शेप बनाएंगे जब आप वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, डेटा जो लिया जाता है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल पे लिया जाता है। इट इज सिमेट्रिकल, 50% वैल्यू हाफ इधर 50% वैल्यू। इट इज एसिम्प्टोटिक, ये बेल शेप का जो ये कर्व का ये लाइन जो है नीचे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिक है। मीन मीडियन मोड एक ही पोजीशन पे होते हैं। एरिया, इसके अंदर जो एरिया है ये 1 या 100 के बराबर होता है। एंड इट इज डिटरमिन्ड बाय टू पैरामीटर सिग्मा एंड म्यू। अच्छा जी, फर्दर इसको लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल distribution. Standard normal distribution when normal distribution is converted ये स्पेलिंग सही कर लिया कर, is converted into z score, it is called standard normal distribution. It is called standard normal distribution और इसका फॉर्मूला क्या है? z is equal to x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इस फार्मूला से जो भी वैल्यू आएगा इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि z का एक टेबल अभी इस लेक्चर में है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बल्कि दिखाऊंगा भी, डिस्प्ले करूंगा। तो z टेबल के हर एक वैल्यू के सामने एक मखसूस एरिया होता है। 1 के सामने 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, इसके सामने अपना एक एरिया होता है, स्टैंडर्डाइज एरिया, इसलिए इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जी स्कोर को। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आप हाइट, वेट या आपका जो एग्जामिनेशन स्कोर है, जैसे ईटा टेस्ट है, ईटा टेस्ट होता है तो वो कहते हैं कि भाई तमाम स्टूडेंट के जितने अपेयर हुए हैं उनका मीन स्कोर निकला है 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन निकला है 10। अगर आपका अपना स्कोर है, फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने लिए हैं 85 मार्क्स, तो आपका जी स्कोर कितना हो जाएगा? ये एक सवाल है जिसमें आप अपना जी स्कोर मालूम कर सकते हैं। और जी स्कोर का मतलब है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अगर जी स्कोर 2.5 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है। अगर जी स्कोर 2 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है। और अगर जी स्कोर -2 के बराबर है तो तब भी ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है, लेकिन माइनस और प्लस वाला जो सिंबल है वो कर्व के नीचे या ऊपर, यानी मिड लाइन से ऊपर अगर आप जाते हैं तो प्लस में होता है और अगर नीचे आते हैं तो माइनस वाला सिंबल ले लेता है। ये हम करेंगे अभी। खैर, ये वैल्यूज याद रखें, 70, 10 और ये 85। अब आप इधर देखें, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x कितना है? 85 है। इंडिविजुअल स्कोर, फॉर एग्जांपल हर एक आपने ईटा टेस्ट दिया, मीन इतना निकला, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना निकला, और एक इंडिविजुअल का स्कोर है, तो आप अपना जी स्कोर मालूम करना चाहते हैं, कैसे मालूम करेंगे? अब आप इधर देखें, 85 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका क्या मतलब है? ये 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1.5। यानी आप मीन से
अगर मीन आपका इस बीच में मीन होता है 70 है और आपका स्कोर जो है वो 85 है, तो आप कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से ऊपर हैं? 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन आप मीन से ऊपर हैं। अभी मैं साबित कर देता हूं। एक स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितने के बराबर होता है? यहां पर एक स्टैंडर्ड डिविएशन 10 पॉइंट्स के बराबर है। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन 10 मार्क्स के बराबर होता है। तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 10 और आपका 1.5 है, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 मार्क्स हो जाएंगे। तो 15 मार्क्स का मतलब ये है कि आप मीन से 15 मार्क्स ऊपर हैं। तो इस तरह है कि नहीं है? 70 और ये 85 है। 70 और 85 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 15 का डिस्टेंस है कि नहीं है? इसको इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं। एक और सवाल मैं आपको दे देता हूं। लेट्स सपोज x आपका है 80, म्यू जो है वो है 60 और सिग्मा आपका जो है वो 8 के सॉरी ये 5 के बराबर। इस पे आप कर ले जरा, जी स्कोर निकालें। जी इज इक्वल टू और इंटरप्रेट करके बता दे मुझे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जल्दी जल्दी करें, यहाँ टाइम आज का कम है इसलिए कि मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं, ताकि हम किसी हद तक जो है ना पहुंचा सके। एक लेक्चर में ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये 2 लेक्चरों में ख़त्म होंगे। हाँ जी, मैं जब तक ये रिकॉर्ड ये स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? चलिए जी, अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जी स्कोर आया है, इसका टेबल। तो टेबल से हम z के वैल्यू के लिए एरिया मालूम करते हैं और एरिया के लिए z वैल्यू मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास z इज इक्वल टू 1.5 है और z स्कोर चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, हाँ -2.5 और माइनस, ये माइनस और प्लस का सिंबल सिर्फ ये बता देता है कि आप नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। टेबल में कोई माइनस और प्लस नहीं है। एरिया दोनों के लिए चाहे माइनस में वैल्यू या प्लस में वैल्यू हो, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। तो लिहाजा इनके लिए वैल्यू जो है ना वो एक जैसे होंगे, एरिया एक जैसे होगा। माइनस और प्लस का सिंबल दोबारा मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देता है कि आपने मीन के ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्योंकि टेबल में माइनस नहीं है, सारे प्लस में। हम अपने आसानी के लिए इसके साथ माइनस लगा देता कि हमें पता चले कि हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं मीन से। अच्छा जी, अब आप देखिए ये वैल्यू -2.5 और एक है सपोज 1.55। एक और वैल्यू में ले रहा हूं, वो है 1.36 है। ये वैल्यूज है, ये आप नोट कर लें, ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, जी टेबल में देखते हैं। तो मैं आप शेयर कर देता हूं, आपके पास अपना जी टेबल होगा, इससे हम मालूम कैसे करेंगे। ये जी टेबल है। पहला वाला वैल्यू कौन सा है? 1.55 है। इस आपने जी, ये कॉलम जो पहला वाला है ये जी वैल्यूज का है, 3 तक है, 3.0, ठीक है जी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि वो आउटलायर में आते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में नहीं आता। तो आपका इधर में देखे 1.5 इधर है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, ये नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है? 1.55 है। क्या है? 1.55 है। तो जो पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है वो तो वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो और 5 है ये ऊपर से मिलेगा इसी रो से। तो ये 0.05 और 1.5 को अगर आप प्लस कर दे तो ये 1.55 के बराबर हो जाएगा। अब एरिया कैसे ढूंढेंगे? 0.05 के नीचे और 1.5 के सामने, ये वाला आपका एरिया है। ये कौन सा है? 0.4394, 0.4394, ये वाला एरिया होगा।
और अगर आपका 1.2 है, 1.3 है, इस तरह का वैल्यू है, तो फिर वो डायरेक्टली इसके सामने, फॉर एग्जांपल ये 1.6 है तो 1.6 के सामने ये है, दूसरा कोई डिजिट नहीं है, तो बिल्कुल सामने वाला ये एरिया है, ये आप लेंगे फिर। ठीक है जी। अच्छा, तो 1.36 का कौन सा वाला एरिया होगा? जो वैल्यू है 1.36, हाँ जी, 1.36 का एरिया कौन सा होगा टेबल में, मुझे बता दीजिए। फोर 131। एक 1.36, हाँ ये 0.4131 है, 0.4131। हाँ अच्छा जी, आगे 2.5 का कौन सा एरिया होगा? 2.5 का जल्दी बता दें। 0.4938। हाँ 0.4938। ठीक है जी। अब लेट सपोज मेरे पास जो है, ये तो हो गया, एरिया है मेरे पास सपोज 0.0789, ये मेरे पास एरिया है। एक और एरिया है 0.4750, ये वाला एरिया है मेरा, यानी 0.4750 ये एरिया है। इसको मैं कैसे ढूंढ लूंगा टेबल में? तो अभी आपने एरिया ढूंढना और एरिया के अगेंस्ट जी वैल्यू निकालना, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये ढूंढना पड़ता है। ये अब आप देखें, इस टेबल में 0.0897, 0.0789, इसमें आप देखें ये वाला 0.0789 एग्जैक्टली एरिया नहीं, लेकिन इसका करीब तरीन एरिया ये है। कौन सा वाला है? 0.0793, क्योंकि 0.0789 वाला एरिया इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। यहां पर अगर आप देखें तो 0.0753 है, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो ये 0.0838 ये ऊपर जा रहा है। तो 0.793 और 0.789 के दरमियान सिर्फ 4 पॉइंट्स का फासला है। तो फिर आपने ये करीब तरीन एरिया ये चूज करना होगा, और इसके अगेंस्ट आपने कौन सा वैल्यू लेना है? 0.2। तो आपके जी वैल्यू यहां पर कितना है? हाँ जी, इसके अगेंस्ट आपका जो एरिया, एक्चुअल एरिया है वो 0.0793 है, यानी ये वाला एरिया नहीं है, तो इसका करीब तरीन एरिया ये है। और इसका अगेंस्ट वैल्यू कितना है? z इज इक्वल टू 0.2, 0.2, ये आपका आंसर होगा। अब ये वाला हम ढूंढ रहे हैं 0.4750, पॉइंट इसमें देखे 0.4750, ये वाला एरिया है। अब आपने देखना होगा कि ये किसके नीचे है, किसके सामने है। ऊपर अगर आप देखें तो ये 0.06 के नीचे है, ठीक है जी, और ये 1.9 के सामने है। तो आप क्या करेंगे? 1.9 और 0.06 को प्लस करेंगे, ये वाला आपका जी वैल्यू होगा, ये हो जाएगा हाँ जी, z इज इक्वल टू 1.9 प्लस 0.06 which will become 1.9 and 6, 1.96। ठीक है जी, आप मुझे जवाब दिया करें ताकि पता चले, टाइम जाया ना करें। हाँ हूं में जवाब दिया करें। समझ में आया या नहीं आया? जी सर, आया है। अच्छा जी, अब आगे जाएं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप अहेड। हम ऐसा करेंगे कि दो जी वैल्यू के दरमियान एरिया मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल 1.5
और z इज इक्वल टू -2.5। एक सवाल ये है, ठीक है जी, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि z इज इक्वल टू 1.2 एंड z इज इक्वल टू 2.9, दोनों प्लस में है। तीसरा सवाल ये है, इसका स्क्रीनशॉट फिर आप ले ले ताकि मुझे ये मैं मिटा दूंगा, मुझे याद नहीं रहेगा फिर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ फिर। पेन पेंसिल लो, कमेंट डालो, कमेंट डालो। ये वैल्यूज एक लिख के, z इज इक्वल टू 1.5 और z इज इक्वल टू -2.5, z इज इक्वल टू 1.2 एंड z इज इक्वल टू 2.9। तीसरा वाला लिख के, z इज इक्वल टू -1.33 एंड z इज इक्वल टू -3.09। ये 1.3 -1.33 माइनस and z is equal to -3.09।